आपको पता है, कमर्शियल एरोस्पेस की दुनिया में ना एक बहुत बड़ा और काफी हद तक एक खामोश इंडस्ट्रियल शिफ्ट हो रहा है। आज की इस पड़ताल में हम यही देखेंगे कि कैसे दुनिया भर में हवाई जहाज बनाने की एक बड़ी पहेली को सुलझाने में भारत एक बहुत ही अहम किरदार बनकर उभर रहा है। हवाई यात्रा की डिमांड तो रिकॉर्ड तोड़ रही है, लेकिन फिर भी दुनिया जरूरत के हिसाब से नए हवाई जहाज तेजी से क्यों नहीं बना पा रही? ये सवाल ना शायद कई लोगों के मन में आया होगा, खासकर तब जब वो अपनी अगली फ्लाइट के लिए ज्यादा पैसे दे रहे होते हैं। चलिए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। तो चलिए जरा नंबर्स देखते हैं। दुनिया भर में हवाई जहाजों का बैकलॉग, मतलब जो ऑर्डर्स पेंडिंग है, वो आसमान छू रहा है। 2025 तक करीब 17,000 एयरक्राफ्ट्स के ऑर्डर लाइन में लगे हुए हैं। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये दिखाता है कि एयरलाइंस उड़ान भरने के लिए कितनी बेताब है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं आता है। इतनी जबरदस्त डिमांड के बावजूद हवाई जहाजों की डिलीवरी अपने पुराने पीक लेवल से भी कम है। देखिए, 2018 में जहां करीब 1600 प्लेन डिलीवर हुए थे, वहीं 2024 में यह आंकड़ा सिर्फ 1100 के आसपास ही रहने का अनुमान है। तो एक तरफ रिकॉर्ड तोड़ मांग और दूसरी तरफ प्रोडक्शन में एक तरह का ठहराव, और इसका सीधा असर पड़ रहा है डिलीवरी टाइम पर। 2018 में ऑर्डर देने से लेकर डिलीवरी तक औसतन 4.5 साल लगते थे। आज 2024 में ये बढ़कर 7 साल हो गए हैं। जरा सोचिए, इसका मतलब है कि आज अगर कोई एयरलाइन एकदम नई फ्लीट का ऑर्डर देती है तो हो सकता है कि वो इस दशक के आखिर तक भी पूरी तरह से ऑपरेशन में ना आ पाए। ये देरी एयरलाइंस के लिए और आखिर में हम जैसे यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। तो अब ये तो साफ है कि प्रॉब्लम डिमांड की नहीं है, प्रॉब्लम है सप्लाई चेन में। अपनी इस पड़ताल में अब हम पता लगाते हैं कि वो कौन सी बाधा है, वो कौन सा बॉटलनेक है जो इस पूरे सिस्टम पर इतना दबाव डाल रहा है। और देखिए, इस बात को कोई और नहीं बल्कि एयरबस के सीईओ गियोम फॉरी खुद मान रहे हैं। वो कहते हैं, डिमांड कोई मुद्दा नहीं है, इंडस्ट्री के लिए असली चुनौती सप्लाई चेन को स्थिर करना है, और रिकवरी में उम्मीद से कहीं ज्यादा समय लग रहा है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। स्पिरिट एरोसिस्टम्स, लेटिको एयर और GKN एरोस्पेस जैसे कई बड़े पश्चिमी सप्लायर्स भारी दबाव में हैं, और वजह कई हैं। कहीं कुशल लेबर नहीं मिल रही, तो कहीं बिजली की कीमतें आसमान छू रही हैं, और ऊपर से कर्ज का बोझ अलग है। दिक्कतें इससे भी ज्यादा गहरी हैं। जो पारंपरिक मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका और यूरोप, वहां जो लोग काम कर रहे हैं उनकी औसत उम्र 50 से ज्यादा है। महामारी के बाद से हर चीज महंगी हो गई है, और जो पुराने फिक्स्ड प्राइस कॉन्ट्रैक्ट्स थे वो अब कंपनियों के लिए घाटे का सौदा बन गए हैं। अब देखिए, कुछ साल पहले तक इस प्रॉब्लम का एक बहुत ही ऑब्वियस सॉल्यूशन था चीन, दुनिया की फैक्ट्री। पर अब गेम पूरी तरह से पलट चुका है। जो देश एक जमाने में एक स्वाभाविक पार्टनर लगता था, आज उसे एक जोखिम भरा प्रतियोगी माना जा रहा है। और ये तस्वीर साफ कर देती है कि ऐसा क्यों। यह है चीन का अपना हवाई जहाज कॉमेक C919। इसका आना सिर्फ एक नए प्लेन का लॉन्च नहीं है, ये तो एयरबस और बोइंग की सालों की बादशाहत को सीधी चुनौती है। इसने पश्चिमी कंपनियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या वो अपनी सप्लाई चेन के लिए एक ऐसे देश पर निर्भर रह सकते हैं जो अब उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर बनने की राह पर है। तो भाई, अगर पुराने मैन्युफैक्चरिंग हब्स स्ट्रगल कर रहे हैं और चीन अब भरोसे का साथी नहीं रहा, तो फिर ये पहेली सुलझेगी कैसे? और यहीं होती है एंट्री एक नए और कह सकते हैं एक अनएक्सपेक्टेड हीरो की, भारत। भारत की इस उदय का पहला और सबसे बड़ा सबूत है उसकी अपनी जबरदस्त घरेलू मांग। भारतीय एयरलाइंस ने 1860 से भी ज्यादा कमर्शियल विमानों का ऑर्डर दे रखा है। ये दुनिया के सबसे बड़े ऑर्डर बुक्स में से एक है। इससे होता क्या है? एक बहुत बड़ा कैप्टिव मार्केट तैयार हो जाता है, जो दुनिया के मैन्युफैक्चरर्स के लिए भारत में निवेश करना बहुत आकर्षक बना देता है। और दुनिया की बड़ी कंपनियां इस पे पूरा ध्यान दे रही हैं। बोइंग ने पिछले 10 साल में भारत से अपनी सोर्सिंग, मतलब जो भी वो पार्ट्स और सर्विसेज खरीदते हैं, उसे 5 गुना 5 टाइम्स बढ़ा दिया है। ये कोई छोटा मोटा एडजस्टमेंट नहीं है, ये एक बड़ा रणनीतिक बदलाव है। और बोइंग अकेला नहीं है, एयरबस ने भी 2019 से भारत से अपनी सोर्सिंग को 3 गुना बढ़ा दिया है। दोनों जायंट्स एक ही डायरेक्शन में तेजी से बढ़ रहे हैं, और ये कोई इत्तेफाक नहीं है।
तो भारत में ऐसा क्या खास है? देखिए, इसके पीछे कुछ बहुत सॉलिड वजह हैं। एक तो यहाँ का ऑटोमोबाइल पार्ट्स बनाने वाला इकोसिस्टम बहुत मजबूत है, जो कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग को समझता है। दूसरा, यहाँ कुशल श्रमिकों की कोई कमी नहीं है। और तीसरा, लागत बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। एरोस्पेस इंडस्ट्री में ये बदलाव इतना बड़ा गेम चेंजर क्यों है? वो इसलिए क्योंकि ये कोई आम इंडस्ट्री नहीं है। इसमें घुसना बेहद मुश्किल है। ये एक किले जैसा है, और जो सप्लायर एक बार इस किले के अंदर आ गया, वो दशकों तक टिका रहता है। जरा इस प्रोसेस को देखिए। एक एरोस्पेस सप्लायर बनने में 5 साल तक लग जाते हैं। पहले तो भारी भरकम इन्वेस्टमेंट करो, फिर इतने सारे सख्त सर्टिफिकेशंस लो, और फिर महीनों तक जांच परख चलती है। ये कोई आसान सफर नहीं है, और इसीलिए जो कंपनियां इसे पार कर लेती हैं, वो दशकों तक भरोसेमंद भागीदार बनी रहती हैं। चलिए एक टेक्निकल टर्म समझते हैं जो इस इंडस्ट्री की कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है। बाय टू फ्लाई रेशियो। आसान भाषा में इसका मतलब है कि आपने कितना रॉ मटेरियल खरीदा और उसमें से कितना वजन आखिर में प्लेन पर लगे फाइनल पार्ट का है। और यहाँ पर आंकड़े आपको हैरान कर देंगे। कुछ टाइटेनियम पार्ट्स के लिए 15 किलो कच्चा माल खरीदने पर सिर्फ 1 किलो का फाइनल पार्ट बनता है। मतलब 90% से ज्यादा इतना महंगा हाईटेक मटेरियल वेस्ट हो जाता है। ये इस इंडस्ट्री की अविश्वसनीय जटिलता और लागत को दिखाता है। तो अब बात करते हैं भविष्य की। इस ग्लोबल ट्रेंड का फायदा उठाने के लिए कौन सी भारतीय कंपनियां हैं जो पहले से ही तैयार हैं और उड़ान भरने लगी हैं? इस पूरी कहानी में कुछ बड़े भारतीय नाम हैं, जैसे डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज, आजाद इंजीनियरिंग, पीटीसी इंडस्ट्रीज और एक्वस। और हर कंपनी की अपनी एक खासियत है। कोई एरोस्ट्रक्चर बना रहा है तो कोई इंजन के जटिल कंपोनेंट्स। डायनामैटिक टेक्नोलॉजीज का ये रेवेन्यू ब्रेकडाउन देखिए। उनकी टोटल कमाई का 45% मतलब लगभग आधा हिस्सा अब एरोस्पेस से आ रहा है। ये उनके पुराने बिजनेस जैसे हाइड्रोलिक्स और मेटोलॉजी से भी ज्यादा है। ये साफ दिखाता है कि ये सेगमेंट अब उनका सबसे बड़ा ग्रोथ ड्राइवर बन रहा है। और ये कंपनियां कोई छोटे मोटे पुर्जे नहीं बना रही हैं। डायनामैटिक अब एयरबस A330 के लिए फ्लैप ट्रैक बीम की दुनिया की अकेली सप्लायर है, और A2020 के लिए तो पूरा का पूरा डोर सिस्टम असेंबल करेगी। ये बहुत बड़ी बात है। ये एक पार्ट सप्लायर से सिस्टम इंटीग्रेटर बनने जैसा है। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर ले आता है। जैसे जैसे दुनिया की सप्लाई चेन्स खुद को बदल रही हैं, क्या हम ग्लोबल हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़े रीबैलेंसिंग की शुरुआत देख रहे हैं? हो सकता है ये एरोस्पेस की कहानी सिर्फ हवाई जहाजों के बारे में न हो, बल्कि ये भविष्य की एक झलक हो कि दुनिया की सबसे जटिल चीजें कहाँ और किसके द्वारा बनाई जाएंगी।